इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। ठीक है, मोशन के किस टाइप को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। उसके बाद हम जब इसकी मैथमेटिक्स एनालिसिस पर जाएंगे तब हमें कुछ टर्म्स से हम इंटरेक्ट होंगे, तो उन टर्म्स का मीनिंग क्या है और उनका एसआई यूनिट क्या है वो समझेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड मैथमेटिक एनालिसिस में जो टर्म यूज़ होने वाली है। उसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तुम्हें कोई भी देख करके पता लगाना हो ना कि कौन सा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। जैसे इस पर बेस क्वेश्चन काफ़ी आए हैं नीट में, तो वो हम कैसे पता लगा पाएँ। तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, हम देखेंगे। उसके बाद जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। इन दोनों का सम टोटल एनर्जी, तो ये तीन एक्सप्रेशन भी हम फाइंड आउट करेंगे। फिर हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे। इन ग्राफ्स की हेल्प से हम देखेंगे कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस है, पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस है। तो ये सब हम यहाँ पर सीखेंगे ग्राफ में। फिर हमारे कोर्स में तो एक्चुअली एक ही है सिस्टम जिसका हमको स्टडी करनी है, विच इज़ स्प्रिंग मास सिस्टम। लेकिन एक दो सिस्टम अलग अलग टाइप के नीट ने और भी पूछे हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि कोई भी क्वेश्चन फ्री डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन से आया नहीं अभी नीट के अंदर, लेकिन हम इसका एक बहुत ब्रीफ, बहुत डीप स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। और रेजोनेंस, ये एक फिनोमिना है, इसको समझेंगे। तो ये इस चैप्टर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोलते हैं, ठीक है, उसको समझ लेते हैं हम। देखिए, मोशन जो है हम उसको बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। ऐसे ही मोशन का एक टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो अपने आप को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता हो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल के, आपके घर में जो जो क्लॉक वॉल है, ठीक है, वॉल क्लॉक है, तो वो क्लॉक में अगर आप देखोगे जो सेकंड का हैंड है या मिनट का हैंड है, वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपनी उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, इसको हम ऐसा डिफाइन कर लेते हैं। मोशन which repeats itself after a certain time interval। ठीक है, अब ये पीरियोडिक मोशन भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। तो ऐसे जैसे सर्कुलर मोशन हो गया ना, हमारा इंटरेस्ट एक स्पेशल टाइप के मोशन में है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कैसा मोशन है, इसमें पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन किसको बोलेंगे, जहां पर पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो, उस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है, इट इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन किसको बोलेंगे, जहां पर नेट फोर्स जीरो हो। ठीक है, अब ऑसिलेटरी मोशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, इसके भी अलग अलग टाइप्स होंगे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है एक टाइप में जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, एक लीनियर और एक एंगुलर। ठीक है, अब इनकी हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमने बोला सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये
इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उससे पहले हम इसके दो कैटेगरी को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। एक है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, लीनियर किसको बोलोगे? जिसमें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल is directly proportional to the displacement from mean position and opposite to it। इसका मैं मीनिंग भी समझाता हूँ तुम्हें, है ना, और मैथमेटिकल फॉर्म भी समझाता हूँ। इसमें हमने क्या बोला, जो पार्टिकल पर नेट फोर्स काम करेगा वो उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा और उससे अपोजिट भी होगा। ठीक है, या एक्सेलेरेशन के लिए भी यही बात की जा सकती है, पार्टिकल के एक्सेलेरेशन के लिए। एंगुलर में यही चीज हो जाएगी, टॉर्क। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट ऑफ इट, या एंगुलर एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं, सुने। जैसे मान लो एक स्प्रिंग लो, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, इसके साथ कोई ब्लॉक अटैच कर दो एम मास का। यहाँ पर नेट फोर्स जो इसकी नेचुरल लेंथ होती है, वहाँ पर ना तो वो उसका एक्सपेंशन होता है ना कंप्रेशन होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस तक पुल कर देता हूँ। मैंने राइट हैंड साइड में ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा करने पर मैंने देखो एक फोर्स लगा रखा होगा एफ। जब मैं एफ फोर्स लगा के लाता हूँ तो यहाँ पर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर लेती है स्प्रिंग, विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, अब अगर मैं अपना फोर्स हटा दूं तो इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। अब पार्टिकल पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, जो रेस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का, जो उसको वापस अपनी पोजीशन में पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स 0 है, इसको इसकी मीन पोजीशन बोलते हैं। अब पार्टिकल जब वापस यहां पर आएगा तो यहां पर आते आते इनर्शिया की उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, और इनर्शिया की वजह से वो रुकेगा नहीं और उतना ही डिस्टेंस आगे चल जाएगा। तो इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो तुमने देखा पार्टिकल पर हर वक्त जो फोर्स काम करेगा वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल भी होगा और उसके अपोजिट भी होगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसके हम स्टडी करने वाले हैं। तो अभी तक जो तुमको समझना ये है, हम किसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे? ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें पार्टिकल पर काम करने वाले नेट फोर्स उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होंगे और उससे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन नेसेसरली ऑसिलेटरी होते हैं और सारे ऑसिलेटरी नेसेसरी पीरियोडिक होते हैं। लेकिन पीरियोडिक मोशन नेसेसरली ऑसिलेटरी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऐसे ही सभी ऑसिलेटरी सभी सिंपल जो सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे जो इस चैप्टर में जिनसे हमारी इंटरेक्शन होगी। देखो वो टर्म्स क्या क्या है, वो एक इक्वेशन में आएंगे, जैसे y, या अभी x ले लेता हूं, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट। यहाँ पर x क्या है? x अभी हमने यहाँ जो समझा ना, ये मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जैसे हमने देखा था, हमने स्प्रिंग को पहले नेचुरल लेंथ पे रखा, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी एल नॉट। मैंने पार्टिकल को जब x डिस्प्लेसमेंट दिया
तो इस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स काम किया -kx। तो अभी जैसे मैं पार्टिकल को यहाँ तक ला करके छोड़ता हूँ तो ये पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज डिफाइंड एज इट्स एम्पलीट्यूड। अब जैसे ही छोड़ेंगे, जैसे हमने t इक्वल टू 0 टाइम पर यहाँ से छोड़ा, तो पार्टिकल चलता हुआ किसी t इक्वल टू टी टाइम पर एक नई पोजीशन पे पहुँचता है जहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज x। तो x क्या है? इट इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इट इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। और t वो इंस्टेंट है, मतलब टाइम। तो t टाइम पर पार्टिकल की अपनी मीन पोजीशन से इंस्टेंटेनियस पोजीशन क्या है? इट इज x। एंड a इज इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। और ये जो पूरी टर्म है ना, विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन या एंगल ऑफ साइन, इट इज नोन एज फेज। फेज क्या है? अभी हम इसकी बात कर लेंगे। इट इज फिजिकल क्वांटिटी विच डिनोट्स डायरेक्शन, विच डिनोट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यानी ये क्वांटिटी बताती है कि पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर कहाँ पर है और उसके मोशन की डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन और अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। ये फेज बताता है। ठीक है, फेज के अंदर एक ओमेगा है। ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू या एन से भी दिखाते हैं या एफ से भी दिखाते हैं, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये बताती नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। अभी हम इसकी एक एक करके बात कर लेंगे। एंड ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई/t where t is known as time period। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी, और यहाँ पे जो फाई नॉट है इट इज नोन एज इनिशियल फेज। t इक्वल टू 0 टाइम पर ये फेज एंगल होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। मैं पूरा लिखाऊंगा नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो नंबर 1 हमने देखा इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन मान लो, विच इज डिनोटेड बाय एक्स और वाई। ठीक है, इसका एसआई यूनिट जो होता है इट इज मीटर, राइट। दूसरा हमने देखा था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, इसका एसआई यूनिट भी मीटर है। थर्ड हमने देखा था फेज, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, जो साइन या कॉस का आर्ग्यूमेंट होता है। ये है फिजिकल क्वांटिटी विच डिनोट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन of particle at given instant। इसका ऐसा यूनिट है रेडियन। ठीक है ना, एंगल को हम रेडियन में नापते हैं ऐसा यूनिट में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल। रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल। ओके,
इसका ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट है तुम्हारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है। कंप्लीट ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, जैसे ये मान लो मीन पोजीशन है, ठीक है ना। पार्टिकल चलता हुआ पहले 0 टाइम पर यहाँ पर होगा, T/4 टाइम पर अपने एक एक्सट्रीम पर आएगा जो कि उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। फिर वहाँ से चलता हुआ, यानी इसके कोऑर्डिनेट है a,0, इसका दूसरा है -a,0, ठीक है। तो यहाँ से चलता हुआ फिर ये वापस लौटेगा T/2 टाइम पर मीन पोजीशन पर, फिर ये दूसरे एक्सट्रीम पर जाएगा 3T/4 टाइम पर, फिर लौट करके आएगा T टाइम पर। तो ये इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। तो एक अगर मान लो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज इसकी ऐसा यूनिट होती है, या ऑसिलेशन पर सेकंड, तो या तुम इसका भी बोल सकते हो पर सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है, 5, यानी ये एक ऑसिलेशन, फिर ऐसा एक सेकंड में ऐसे 5 ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। और तुम देखोगे एक ऑसिलेशन में टोटल कितनी डिस्टेंस चलता है, ए 2a 3a 4a, एक ऑसिलेशन में टोटल 4a डिस्टेंस चलेगा और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि ये वापस उसी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड या पर यूनिट टाइम। इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, हर्ट्ज या पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद है टाइम पीरियड। कैपिटल टी से दिखाएंगे, ये एक ऑसिलेशन में लगा हुआ टाइम, तो टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। इसका ऐसा यूनिट है सेकंड, ठीक है। लास्ट है हमारे पास इनिशियल फेज। फाइव नॉट से दिखाते हैं, 0 टाइम पर जो फेज एंगल होता है, अभी फेज एंगल क्या है मैं तुम्हें आगे समझाने वाला हूं। तो फेज एट t = 0 टाइम, यानी जहां से वो मोशन स्टार्ट कर रहा है ना, उस वक्त जो पार्टिकल का फेज एंगल है। अभी तुमको एक अगले टर्म में बताऊंगा कि फेज एंगल तुम कैसे समझो इसको, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमको टर्म्स ध्यान रखने हैं, है ना, आगे काम में आएंगे। तो ये हो गया हमारे पास टर्म्स भी, हमने सबका, इसका भी ऐसा यूनिट रेडियन होता है, ठीक है ना, क्योंकि एंगल ही तो नाप रहा है ये 0 टाइम पर एंगल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है। ऑफ कोर्स जो पीछे हमने पढ़ाया वो सब तुम्हें बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए किस टर्म को क्या बोलते हैं। यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो तुम्हारे पास नीट में आए हुए क्वेश्चन है यहाँ से भी आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो देखो मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि पार्टिकल जब ऑसिलेशन करता है तो वो किसी सर्टेन टाइम पर अपनी मीन पोजीशन से कहाँ पर है। ये वाला जो इक्वेशन है ना, x = a sin ωt माइनस या प्लस फाई नॉट, ये तुम्हें बताता है कि पार्टिकल किसी गिवन टाइम पर कहाँ पर है। तो ये इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, हालांकि तुम्हें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें डेरिवेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देता है। तो तुम्हें इसको ध्यान से समझना, ये डेरिवेशन नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे, नहीं तो तुम इस वाले क्वेश्चंस को कर नहीं पाओगे। देखो हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, रेफरेंस सर्कल ले रहे हैं, ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस हो गई, इसका रेडियस हम ले रहे हैं a, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल के इक्वल। देखो हमारा पार्टिकल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है ऑन y या x एक्सिस वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होंगे।
हम कैसे बोल सकते हैं कि भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन में? तो उसका एक आसान तरीका है। अभी मैं तुम्हें आगे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाऊंगा। तुम अगर ये प्रूव कर पाओ कि इसका जो फोर्स है यानी इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स उस पार्टिकल की मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और उससे अपोजिट है, तो तुम प्रूव कर पाओगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो हम ऐसा ही करेंगे। तो मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल था P, वो t इक्वल टू 0 टाइम पर इस पोजीशन पे था, मान लो m पोजीशन पे था। वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलता हुआ n पोजीशन पर आ जाता है और सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है, मान लो फाई। ठीक है। अब इस n पार्टिकल का मैं अगर y एक्सिस पे प्रोजेक्शन बनाऊं तो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन हम मान लेते हैं n डैश या एन वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये y एक्सिस पे प्रोजेक्शन है। ऐसे ही अगर इसके x एक्सिस पे प्रोजेक्शन बनाना हो तो मान लो एन एक्स, ये रहा, ये इसका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन है। अब सुनो, जैसे जैसे पार्टिकल n जो p है वो इस सर्कल में यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, या तुम बोल सकते हो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन जो इसका प्रोजेक्शन है ना, वो इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा या एक्स एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा। उसको हम समझ लेते हैं। अभी अभी क्या करो, ये जो ट्राइंगल है तुम इसको कंप्लीट करो। कौन सा ट्राइंगल? एन, एन एक्स और ओ। इसमें अगर मैं साइन फाई लगाऊं तो साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो इसका मैं मान लेता हूं ओ एन वाई इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस फ्रॉम मीन पोजीशन, और ओ एन जो मान लेता हूं, यानी हमने क्या माना हुआ है, ओ एन वाई इज वाई, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड ओ एन एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो तुम्हारे पास हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन फाई। अब तुम्हें पता है ना एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो तुम फाई को ए साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो। सिमिलरली इसी ट्राइंगल के अंदर अगर हम कॉस फाई देखें तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ये जो दो फंक्शन आए ना तुम्हारे पास, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी और y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब कोई मोशन अपने आप को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है तो उसके साथ देखना कॉस या साइन जरूर होंगे, क्योंकि कॉस और साइन, देखो इसके अलावा हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तुम अगर साइन थीटा का ग्राफ देखो तो वो ऐसा बनेगा, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। कॉस थीटा का अगर फंक्शन देखोगे तो वो भी अपने आप को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तुम टेन थीटा का फंक्शन देखोगे तो वो 0 पर होता है 0 और 90 पर हो जाता है इनफाइनाइट। ये भी रिपीट तो करता है अपने आपको एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, लेकिन इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक चली जाती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हमारे पास नहीं होगी। तुम अगर कॉसेक का देखो तो कॉसेक का भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, सेक का नहीं, कॉसेक का पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। तो तुम अगर ये देखो, ये हमारे पास जो टोटल 6 हैं, इन 6 में से अगर कोई फाइनाइट रेंज के अंदर पीरियोडिक फंक्शन है तो वो कॉस और टेन है। तो तुम्हारे पास जब क्वेश्चन आएंगे ना कि इन 4 में से बताओ कौन सा पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, तो तुम उसमें से आइडेंटिफाई कर लेना साइन और कॉस जिसके साथ है वो पीरियोडिक फंक्शन है। अब वो दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि वेदर द मोशन इज पीरियोडिक और नॉट, और दूसरा कहीं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, ये प्रूव करने को पूछने को बोलेगा। तो पीरियोडिक को पहचानने का तरीका तो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम उसके साथ देख लेना भाई साइन थीटा और कॉस थीटा है या नहीं। ठीक है। एसएचएम को प्रूव करना तो तुम उसमें देख लेना भाई फोर्स या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और उसका अपोजिट है या नहीं। ये भी तुम्हें करके बताऊंगा मैं कि कैसे तुम उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है। तो अभी पहले तो ये बात होगी ये इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन अभी जर्नल नहीं है, ये हमने स्पेसिफिकली बनाया है उस पार्टिकल के लिए जो मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है। लेकिन जरूरी थोड़ी पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करे,
जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो एक सिंपल पेंडुलम लूँ, ये उसकी मीन पोजीशन है क्योंकि यहाँ पर उस पर नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ स्लाइटली, ठीक है, तो उस केस में मैंने उसके एक एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट किया, मीन पोजीशन से तो मोशन स्टार्ट नहीं किया। तो वही बात मैं तुम्हें यहाँ समझाने जा रहा हूँ एक एग्जांपल से, फिर तुम्हें जनरल बता दूंगा कि मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है और पार्टिकल अब की बार मीन पोजीशन से स्टार्ट ना होकर यहाँ से हो, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन p है और अब वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलता हुआ n पोजीशन पर आ गया। तो देखो उसने डिस्प्लेसमेंट लिया फाई का, लेकिन उसने ऑलरेडी एक डिस्प्लेसमेंट ले रखा था फाई नॉट का, जो उसका इनिशियल t इक्वल टू 0 पर फेज एंगल है, ठीक है। तो इस केस में देखो, अब अगर हम ये एंगल देखें पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा एंगल हो जाएगा तुम्हारे पास ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें साइन थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो तुम्हारे पास आएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। ये तो तुम्हारे पास जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करे। तो अब मैं तुम्हें जनरल फॉर्म बता देता हूँ, तुमको ये ध्यान रखनी है अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तुम्हें लेना है y इक्वल टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। अब ये कैसे डिसाइड करोगे? देखो ओमेगा का तुम्हें प्लस लेना या माइनस वो बताता हूँ। ओमेगा का साइन प्लस या माइनस कब लेना है? जब तुम्हारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा हो तब प्लस साइन लेना, और जब क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा हो, क्योंकि हम एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नापते हैं तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज सेंस में नापते हैं तो नेगेटिव, ठीक है। और फाई नॉट का वैल्यू कब तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव लेना वो भी बता देता हूँ। जब तुम्हारा पार्टिकल, जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम है, ये इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन से मोशन स्टार्ट कर रहा हो, यानी इस तरफ से, या तुम्हारे पास अगर सर्कल की सेंस में देखूं तो यहाँ कहीं से, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस में मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में एक्यूट एंगल बना रहा है। तो और अगर तुम्हारा पार्टिकल नेगेटिव साइड से मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लाके छोड़ो, या पार्टिकल यहाँ कहीं से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तुम जब एंगल नाप रहे हो तो नेगेटिव फाई नॉट नाप रहे हो, तो तुम्हें फाई नेगेटिव लेना है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी बताता हूँ तुम्हें क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। मान लो एक क्वेश्चन उसने दे दिया तुमको, अच्छा पहले तो इक्वेशन डिसाइड करने का। एक मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पीरियोडिक मोशन है या नहीं। मान लो ऐसा इक्वेशन दे दिया, तब तुमसे पूछे कि कौन सा पीरियोडिक है। तो इसमें से देखो भाई, ये सी जो है ये पीरियोडिक मोशन है, अपने आप को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। डी भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी अपने आप को सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। तो ये दोनों पीरियोडिक है। अब मान लो तुमसे पूछता कि इनमें से कौन सा ये वाला, मान लो तुमको अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पूछ रहा है, तुमको अलग अलग दे दिए। मान लो y इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी, और मान लो एक दे दिया b इक्वल टू, b में तुमको दे दिया मान लो y इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ओमेगा टी, और इसका एम्पलीट्यूड भी पूछ लिया तो वो भी तुम्हें बता दूंगा। c मान लो तुमसे पूछ लिया, और भी कोई अलग अलग एग्जाम्पल देख सकता है, लेकिन तुम्हें मैं चेक करने का तरीका बताता हूँ। नंबर एक तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें ना साइन या ओमेगा की जो पावर होंगी ना वो सिंपली 1 होंगी। अगर स्क्वायर या क्यूब में गई
तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये तो सीधा सा आइडेंटिफाई कर लो, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइन थीटा या कॉस थीटा की ये पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। कैसे पता? अब जैसे इसको मेरे को प्रूव करना हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसकी वेलोसिटी निकालूंगा। वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूँ? डी वाई बाई डी टी से। तो 2 ओमेगा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, है ना, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल के साइन ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस का होता माइनस साइन, तो 3 ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर एक्सेलेरेशन निकालो, एक बार वेलोसिटी को और डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास -3 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, राइट। अब इसमें से ना तुम माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेना, तो 2 साइन ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ओमेगा टी। अगर तुम देखोगे ना, ये तो तुम्हारा y बन गया, तुम लिख सकते हो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो तुमने यहाँ पर देख लिया कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, तो इट इज फॉलोइंग कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्योंकि हमने शुरुआत में बोला था ना, अगर पार्टिकल का पे लगने वाला फोर्स या पार्टिकल का एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड अपोजिट टू इट, देन मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो तुम ऐसे सिंपली प्रूव कर सकते हो। फिर मैं तुम्हें आगे चल करके सिखाऊंगा कि जो ये, ठीक है, तो इस तरीके से तुम है ना 2 बार डिफ्रेंशिएट करके देख लेना कि क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि ठीक है, ये हो गया, तो एक टाइप के तो ये हो गया। तो अब तुमको ये वाला एक बताता हूँ कि तुम कैसे इक्वेशन बता सकते हो। तो एक अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लो ये पार्टिकल यहां से t इक्वल टू 0 टाइम पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, यहां से ये क्लॉकवाइज सेंस में मोशन स्टार्ट करता है, और इसका टाइम पीरियड मान लो दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो इसका इक्वेशन अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो देखो सबसे पहले जो इनिशियल फेज दिया हुआ है तुम्हें, इट इज माइनस, क्यों? क्योंकि तुम इधर नापोगे क्लॉकवाइज सेंस में तो नेगेटिव नापना पड़ेगा, तो -30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, हमको रेडियन में चाहिए क्योंकि ऐसा यूनिट में चाहिए, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, इतना रेडियन, ठीक है। दूसरा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, तो 2π, t कितना है 4, तो ये हो जाएगा π/2। अब हमको पता है, अगर हमको इसका y एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन चाहिए, तो y इक्वल टू हमें पता है a, मान लो इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नॉट। एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लिख लो अगर चाहो तो, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो एज इट इज छोड़ देना। अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम इसको -π/2 लेंगे, और इनिशियल फेज हमको नापने के लिए क्लॉकवाइज सेंस में आना पड़ा, तो π/6 लेंगे। तो इसका इक्वेशन अगर मैं देखता हूँ मीटर में, तो 0.1 साइन -π/2 t -π/6 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने तुम्हें बता दिया कि ये जो रेफरेंस सर्कल से क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। और एक और चीज़ है, तुमको एक टाइप के क्वेश्चन और दे सकता है, वो बोल सकता है, मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन है 2 साइन πt -π/4, तो इसमें अगर वो पूछे कि इसका टाइम पीरियड बताओ, तो तुम इस इक्वेशन को कंपेयर कर देना किससे, इससे। तो तुमको यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या दिया हुआ है, पाई, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसका टाइम पीरियड मिल जाएगा। ऐसे अगर वो इनिशियल फेज पूछता, तो इनिशियल फेज -π/4 या -45 डिग्री, अगर डिग्री में पता लगाना होता तो। इसका एम्पलीट्यूड पूछे तो 2 मीटर, अगर मीटर में दिया हुआ है तो।
तो इस तरह से तुम पता लगा सकते हो इस पार्टिकल की वेलोसिटी किसी सर्टेन टाइम पर। वो अभी मैं आगे जब तुम्हें एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ एक टाइप के क्वेश्चन तुम्हें और करना सिखाऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया किस किस तरह के क्वेश्चन अभी तक फ्रेम हो सकते हैं। तुमसे पूछ सकता है कि ये इक्वेशन पीरियोडिक है या नहीं, तुमसे पूछ सकता है कि ये इक्वेशन इसमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तुमको रेफरेंस सर्कल की हेल्प से इक्वेशन आइडेंटिफाई करने को बोल सकता है, तुम्हें किसी इक्वेशन से टाइम पीरियड निकालने को या लीनियर फ्रीक्वेंसी को निकालने को बोल सकता था। लीनियर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है तो 1/2 हर्ट्ज हो जाती। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट बात होती है, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी भी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। इसकी वेलोसिटी जो है, ध्यान से समझना, जैसे ये कोई सिंपल पेंडुलम ले लूं मैं, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये इसकी मीन पोजीशन है और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, E1 और E2 इसकी रेस्पेक्टिवली राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की एक्सट्रीम पोजीशन है। E1 एंड E2 आर नोन एज एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, यहां पर देखो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होगी मैक्सिमम और एक्सेलेरेशन होगा 0, और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी होगी 0 और ए होगा मैक्सिमम जो कि होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, जहाँ पर ए इसका एम्पलीट्यूड है, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा प्लस माइनस ए ओमेगा। अगर वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ एक्सट्रीम पर भी एक्सेलेरेशन होता है मैक्सिमम विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ पर वेलोसिटी होती है 0। यही बात हम आगे अब बताने वाले हैं। इन फैक्ट्स को ध्यान रखना है ना, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। ये जो वैल्यूज हैं इसकी मैक्सिमम वाली है ना, मैंने बताया कि वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है इट इज़ प्लस माइनस ए ओमेगा। इन पे क्वेश्चन फ्रेम हुए, अच्छी तरह ध्यान रखना। तुमसे कई बार एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछ लिए मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दे करके, या टाइम पीरियड पूछ लिया है, और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन जो होता है वो प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड है पार्टिकल का। ठीक है, अभी मैं आगे तुम्हें बताता हूँ और बात। अब सुने, तुम्हें अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो हमें पता है कि हम एग्जांपल के लिए क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं एक मिनट। सुने, मान लो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मैं अगर वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें से ए कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जो कांस्टेंट होते हैं ना वो आगे आ जाते हैं, और साइन का हो जाता है कॉस ओमेगा टी, है ना। चेन रूल से भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आया गया तुम्हारे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये तो है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, लेकिन वेलोसिटी पोजीशन के साथ भी तो बदल रही है। तो हम अगर वेलोसिटी का एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन बताएं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कॉस को लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और मैं अगर ए को इस स्क्वायर रूट के अंदर जाने दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी हो जाता है वाई पोजीशन। तो तुम्हें भाई ध्यान रखना है दो चीजें,
वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, एक तो है तुम्हारे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन तुम्हें बताना हो तो भाई ऐसे बता सकते हो। फिर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर हमको देखना हो, देखो हमारे पास v इक्वल टू आ गया a कॉस ओमेगा टी या ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एट मीन पोजीशन पे मैं देखूं तो y बिकम्स 0, तो इस एक्सप्रेशन में अगर तुम y 0 डाल देते हो तो v इक्वल टू हो जाएगा a ओमेगा। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यही है प्लस माइनस ए ओमेगा, प्लस अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा हो पार्टिकल मीन पोजीशन से, और अगर मीन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा हो तो फिर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और एट एक्सट्रीम पोजीशन पे y प्लस माइनस ए होगा। अगर तुमने a डाला तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी बिकम्स 0, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है जो एक्सट्रीम पर आती है। मैंने जैसे तुम्हें बता दिया ना, तो ध्यान रख लेना, इस फैक्ट पे क्वेश्चंस बने हुए हैं और पूछ सकते हैं तुमसे। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है a प्लस माइनस ए ओमेगा, एक मिनट, और एक्सट्रीम पर ये होती है 0। इस पिक्चर को ध्यान रख लेना। अगला है तुम्हारे पास एक्सेलेरेशन। अब देखो एक्सेलेरेशन, अभी तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, हमारे पास y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी हमारे पास थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब जो एक्सेलेरेशन होता है ना, इट इज डी बाय डी टी होता है। तो ए ओमेगा भार, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो भाई तुम्हारे पास आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब देखो ए साइन ओमेगा टी को हम y लिख सकते हैं, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये आ गया भाई तुम्हारे पास फर्स्ट। तो इक्वेशन है एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी ये क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये फंक्शन ऑफ पोजीशन है, ए एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पर भी हम इसकी एक्सट्रीम पर और मीन पोजीशन पर वैल्यू देख लेते हैं। अगर मैं मीन पोजीशन पर देखूं यानी y 0, तो एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा, और अगर एक्सट्रीम पोजीशंस पर देखूं तो y यहाँ पर प्लस माइनस ए होगा, तो y ओके ए है भाई, a इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो समझ लेते हैं हम इसको डायग्राम से, तुम्हें इसको ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा लो इस डायग्राम को। यहाँ पर a 0 जो कि इसकी मिनिमम पोजीशन है, एक्सट्रीम पर यहाँ पर a हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए जो कि इसका मैक्स है, और इस वाले एक्सट्रीम पर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये भी इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो तुमको ये किसी क्वेश्चन में बोल देता है कि मान लो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलेरेशन दिया हुआ है मान लो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो तुमको पता है कि v जो होती है मैक्सिमम ए ओमेगा के बराबर होती है जो कि 10 दी हुई है, और a होता है ए ओमेगा स्क्वायर जो कि 2 दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू 5, और ओमेगा इक्वल टू हो गया 1/5, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी, तो t इक्वल टू हो जाएगा 10 पाई सेकेंड। तो इस तरह से टाइम पीरियड आ जाएगा। ध्यान रखना कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। अब देखो अगला है तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, मैंने अभी तुम्हें बताया कि a इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई।
ए क्या होता है, अगर तुमने ए निकाला था तो इट इज डी वी बाय डी टी, और वी कैसे निकाला था तुमने, डी वाई बाय डी टी। तो इसका मतलब इट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। तो हम ऊपर वाले इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, या डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी इक्वेशन होगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी भी मोशन को, यानी कोई भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हो और तुम्हें ये प्रूव करना हो कि या चेक करना हो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। ओहो सीरी चल गया भाई। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट में तुम्हें और बताता हूं। देखो एक्सेलेरेशन इक्वल टू, जैसे अभी हमको पता है ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, नहीं ठीक है, एक चीज और समझो। अभी हम आगे प्रूव कर देंगे कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम होता है। ठीक है, तो तुम अगर देखोगे डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर तुम्हारे पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मैं भी इसको आगे प्रूव कर दूंगा, माइनस के बाय एम वाई, एम डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल टू 0। ये भी फॉर्मेट है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, लेकिन वो प्रूव करना तुम्हें वहां पे आसान रहेगा। ये तो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी बाय चांस तुमको ऐसे भी दे सकते हैं ना, जैसे एम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस के वाई इक्वल टू 0। एम यहाँ पर इनर्शिया फैक्टर होता है और के यहाँ पर स्प्रिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो अभी खैर तुमको ये ध्यान रखना, इसको अच्छी तरह ध्यान रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगली बात होती है एनर्जीज की। ध्यान से समझें, मान लो ये हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है। अभी ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी मीन पोजीशन है। मैंने मीन पोजीशन से इसको आगे डिस्प्लेस कर दिया। मान लो कहीं पर डिस्प्लेस, इसको मैक्सिमम ए तक डिस्प्लेस कर दिया था, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये चलता हुआ किसी टाइम टी पर यहाँ पर आ जाता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट पर। तो देखो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और ये चल भी रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक भी एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है हाफ। अभी एक बार हम इक्वेशन शुरुआत से लिखते हैं, देखो सुनो, नेक्स्ट पेज पे कर लेते बात। जैसे अगर हमने y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ले लिया, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगी हाफ एम। अच्छा, इसको वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी। तो v का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम ये वाले टर्म का भी स्क्वायर करके लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो तुम्हें भाई ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन अभी ध्यान रखना कि कई बार यहाँ पर है ना काइनेटिक में साइन भी आ सकता है। वो अगर तब होगा जब हम अगर यहाँ पर y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी ले लें या x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी ले लें, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा इनिशियल इक्वेशन क्या है, उसके बेसिस पर ये अलग अलग फॉर्म ले सकते हैं। इक्वल टू इसको हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी के ये दो एक्सप्रेशन ध्यान रखने होंगे। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर होती है, ठीक है। हम प्रूव नहीं कर रहे लेकिन हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी हाफ, अभी मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें प्रूव करके बता दूंगा कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम। तो यहां से के को हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी की, तो वाई स्क्वायर करेंगे, एक तो के को रिप्लेस कर दो एम ओमेगा स्क्वायर से, वाई इक्वल टू है हमारे पास ए साइन ओमेगा टी, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी के तुम दो एक्सप्रेशन ध्यान रखना, एक तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सेकंड है तुम्हारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब अगर तुम टोटल एनर्जी निकालना चाहते हो, अच्छा एक और बात देखो यहां पर कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी, एक्सट्रीम पर। देखो कैसे, अगर मैं मीन पोजीशन पर देखूं, मीन पोजीशन मतलब y इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इस वाले इक्वेशन से देखो, y यहां पर जीरो, तो ये जीरो हो गई, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। और एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर मैं देखूं, एक्सट्रीम पोजीशन पर y क्या होता है, प्लस माइनस ए, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। एक्सट्रीम पर मैक्सिमम हो जाती है पोटेंशियल। और काइनेटिक के लिए अगर हम देखें, मीन पोजीशन पर अगर हम देखेंगे, यानी y इक्वल टू जीरो डाल लें, तो देखो यहां पर y जीरो डालोगे तो तुमको काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर y जहां पर प्लस माइनस ए होता है, वहां पर काइनेटिक बिकम्स जीरो, ठीक है। अब अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ले लूँ, और प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ले लूँ। इन दोनों में से मैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो पीछे लेफ्ट रह जाता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो तुम देखोगे टोटल एनर्जी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम और इट इज कांस्टेंट। तुम चाहे दूसरे एक्सप्रेशन से निकालते तो भी यही फॉर्मूला आता है तुम्हारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए, जैसे मान लो वो पूछता है कि जैसे मान लो पूछ ले एट व्हाट पोजीशन और टाइम पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ या 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ, अगर टाइम में निकालना है, ऐसे तुम अगर पोजीशन में निकालना है या टाइम में निकालना है कैसे भी,
तो अगर जैसे पोजीशन में निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर 1/4, और टोटल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 4, तो a/2 पर, तो a/2 पोजीशन पर चाहे वो प्लस हो या माइनस की, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 1/4 हो जाती है। ऐसे ही वो अगर टाइम में पूछे तो टाइम की टर्म में इक्वेशन ले लेना, जैसे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/4 ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट करो, तो 1/2, 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है π/6 की। तो तुम अब कंपेयर कर दो, यहाँ पर ओमेगा टी इक्वल टू π/6, ओमेगा होता है 2π/t, टी इक्वल टू π/6, पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो किस टाइम पर, t/12 सेकेंड पर। ऐसे और टाइम आएंगे क्योंकि तो पीरियोडिक फंक्शन है ना, तो ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे आगे जिन टाइम पर तुम्हारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का 1/4 हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन और आया हुआ इंपॉर्टेंट, वो भी बताता हूं। अच्छा, उसको अपन ग्राफ से समझ लेंगे। तो ये हो गई बात यहां पर कंप्लीट कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करना सीख लिया, और एक्सप्रेशन तुमको ध्यान रखने, ये फॉर्मूले तुमको ध्यान रखने सब, है ना। अगली बात आती है ग्राफ्स की। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो, हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम। दूसरे ग्राफ हम बनाएंगे वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, एक्सेलेरेशन वर्सेस पोजीशन, और थर्ड तरह के ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम और टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम। और इसके अलावा एक तो ये वाले एनर्जी वाले, और दूसरा पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन। तो इस तरह के ग्राफ तुमको पता होने चाहिए। तो पहले फर्स्ट हम ले लेते हैं। देखो, हम अब बना रहे हैं y वर्सेस t, v वर्सेस t और a वर्सेस t। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले इक्वेशंस पता होने चाहिए। तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t है मान लो, v इक्वल टू हम मान लेते हैं a ओमेगा कॉस ओमेगा t, डिफ्रेंशिएशन से आएगा, और a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। ठीक है, तो तुम देखो, हम कुछ टाइम इंटरवल बना लेते हैं। यहां पर हम टाइम ले लेते हैं 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। और इन जगह पर जो फेज एंगल हो जाता है वो 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अगर तुम्हें ये समझना हो तो वो रेफरेंस सर्कल से समझ सकते हो। 0 पर पार्टिकल यहाँ था, t/4 यहाँ पर आता तो 90 डिग्री, t/2 पर यहाँ पर तो 180 डिग्री, 3t/4 पर 360 डिग्री, और 360 पर वापस t पर। अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 0 पर 0, 90 पर 1, 180 पर 0, 270 पर -1 और 360 पर 0।
और कॉस थीटा की वैल्यू 0 पर 1, 90 पर 0, 180 पर -1, 270 पर 0 और अगेन 1। तो y की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पर साइन के साथ चलता है, साइन 0 तो y भी 0, ये 1 हो जाएगा, ये 0 -a फिर 0, और v अगर हम लेंगे v, देखो कॉस का फंक्शन है तो ये हो जाएगा a ओमेगा 0 -a ओमेगा 0 और a ओमेगा, ऐसे ही a हो जाएगा तुम्हारे पास, साइन के साथ चलेगा तो 0 पर 0, 1 पर -a ओमेगा स्क्वायर और अगेन 0, a ओमेगा स्क्वायर एंड 0। इन बातों को हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। मैं तीनों को एक साथ मिला करके बना रहा हूँ। यहाँ पर टाइम ये y, यहाँ पर टाइम और ये v, यहाँ पर टाइम और यहाँ पर एक्सेलरेशन। देखो ये 0, ये t/4, ये t/2, 3t/4 और ये t। ठीक है, अपन y के लिए, y की मैक्सिमम वैल्यू है a और दूसरे एक्सट्रीम पर मैक्सिमम -a। ये साइन के फंक्शन को फॉलो करता है, तो 0 पर 0, इस पर a, इस पर 0, इस पर -a और इस पर 0। तो मैं एक रफ एंड स्केच बना देता हूँ। ये साइन का फंक्शन बन गया। अब तुम्हें वेलोसिटी बनानी है, तो वेलोसिटी देखो 0 पर a ओमेगा, इसके एक्सट्रीम हम ले लेते हैं a ओमेगा और यहाँ पर ले लेते हैं -a ओमेगा। तो इस पर इतना, फिर 0 पर 0, 180 पर -a, 270 पर 0 और 360 पर वापस a ओमेगा। तो ये कॉस का फंक्शन बन गया। अब तुम्हें अगर एक्सेलेरेशन का बनाना, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का, तो इसके एक्सट्रीम्स हैं a ओमेगा स्क्वायर और -a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 0 पर 0, फिर 90 पर -a ओमेगा स्क्वायर, 180 पर 0 और यहाँ पर a ओमेगा स्क्वायर और फिर यहाँ पर 0। तो देखो ये नेगेटिव साइन का फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ से तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन y एंड v। फेज डिफरेंस जैसे अगर तुम यहाँ पर देखो, जो y का ये वाला पीक है वो कॉस, जो वेलोसिटी के का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब गैप लगभग 90 डिग्री का है। ठीक है, वही बात अगर तुम v और y, a और y के बीच में देखो, तो ये 180 के बाद से मोशन चालू हो रहा है। तो यहाँ से हम देख करके बता सकते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन y एंड v 90 डिग्री का, बिटवीन y and a it is 180 degree, between v and a it is 90 degree। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप के ग्राफ। अब दूसरे ए वाई और वी वाई। देखो अब हम बता रहे हैं वी वाई और ए वर्सेस वाई। तो v इन टर्म्स ऑफ a ये हो जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ से देख करके डिसाइड नहीं कर सकते कि किस शेप में बनेगा। तो मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ और ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो ये मेरे पास वी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। दोनों साइड को ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। और ये इक्वेशन जो है
ये इलिप्स का है। इलिप्स या सर्कल का बन सकता है अगर ओमेगा इक्वल टू ए हो जाए, ठीक है ना। इलिप्स का है कब, व्हेन ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन सर्कल का हो जाएगा व्हेन ओमेगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं। वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर वाई ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर वी ले लेते हैं, तो ये इलिप्टिकल शेप में बनेगा ऐसे। वाई के कोऑर्डिनेट्स a, 0 माइनस a, 0 0, ओमेगा ए। तो भाई ये तुम ये ध्यान रखना, ये तो कब, व्हेन ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन अगर ओमेगा इक्वल टू 1 है तब ये सर्कल हो जाएगा। अभी ये इलिप्स है, तब कोऑर्डिनेट a, 0 0, ए माइनस a, 0 0, माइनस ए, ठीक है। अब हमारे पास बचा हुआ एक्सेलेरेशन वर्सेस पोजीशन। देखो a इक्वल टू है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। ये स्ट्रेट लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से जाती हुई होगी ऐसी, ठीक है। ये तुम्हारे पास है 0, ओमेगा स्क्वायर ए, कब आएगा, जब y इक्वल टू माइनस a, 0 होगा। और ये कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास a पर, y इक्वल टू a पर a का वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये ध्यान रखना तुम्हें ना, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो अब और क्या बचा तुम्हारे पास, एक और ग्राफ बचा हुआ है। अब एनर्जी वर्सेस टाइम की बात करते हैं। तो हम पोटेंशियल वर्सेस टाइम, काइनेटिक वर्सेस टाइम, टोटल वर्सेस टाइम की बात करेंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और टोटल एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं टाइम 0, t/4, t/2, 3t/4। तो यहाँ पर हम टाइम ले रहे हैं 0, t/4, t/2, 3t/4 और t। इस टाइम पर एंगल 0, 90, 180, 270 और 360, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा, 0 पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 और यहाँ भी +1 क्योंकि स्क्वायर है 0। और कॉस स्क्वायर थीटा, 0 पर 1, 90 पर 0, यहाँ पर 1 और 0 और 1। देखो हम हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि साइन स्क्वायर का फंक्शन है तो 0 पर 0, फिर टोटल एनर्जी के बराबर, फिर 0, फिर टोटल एनर्जी के बराबर, फिर 0। काइनेटिक की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी, फिर 0, फिर यहाँ पर टोटल एनर्जी के इक्वल, फिर 0 और फिर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो हर वक्त कांस्टेंट रहती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल, ठीक है।
अब इन बातों को मिला करके हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस के स्क्वायर्स हैं। ये 0 टाइम, ये t/4 टाइम, ये t/2 टाइम, 3t/4 टाइम और t टाइम। ठीक है, अब देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी को तो ड्रॉ कर लेता हूँ येलो से। 0 पर 0 है पोटेंशियल एनर्जी, फिर 90 पर t के बराबर हो जाती है, फिर 0, फिर t के इक्वल, फिर 0। तो मैं एक रफ एंड स्केच बनाऊं तो ऐसा मिलेगा मुझे। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसको हटा के, ये है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम ब्लू से कर लेते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी पहले तो है t के बराबर, फिर 0, फिर t, फिर 0, फिर t। तो ये है हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी को हम बना लेते हैं ग्रीन से या रेड से। टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है टी, स्ट्रेट लाइन, और वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जैसे ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब तुमको पता है कि cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इस बात का यूज करके हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो y इक्वल टू था a साइन ओमेगा टी, v था हमारे पास a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलेरेशन था माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। इन सब में देखो y की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, v की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, a की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, लेकिन p की फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा। हमको ये ग्राफ से भी दिख रहा है कि जहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की एक साइकिल होती है, वहाँ पर जो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डबल साइकिल है। तो मतलब तुमको एक बात ध्यान रखनी है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ potential energy and kinetic energy are double of y a and v, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन तो कितनी है ओमेगा, बट फ्रीक्वेंसीज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ये है डबल ऑफ ओमेगा। इस बात का ध्यान रखना है ना, यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है और क्वेश्चन आ भी सकता है। नेक्स्ट है कुछ सिस्टम लेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सिंपल पेंडुलम। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक थ्रेड से बना हुआ एक बॉब है। ठीक है, अब इसको अभी अपनी मीन पोजीशन में, क्योंकि इसके पे वेट और टेंशन
जो हैं इसको इक्विलिब्रियम में ला के रख रहे हैं। मैं क्या करता हूं, इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर देता हूं। उस वक्त इस पर जो, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो एक टॉर्क इसको वापस इसकी मीन पोजीशन पे पहुंचाएगा, और वो टॉर्क अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मान लो इसकी लेंथ एल है, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूं तो ये लेंथ मेरे पास हो जाएगी एल साइन थीटा के इक्वल। तो यहां पर जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा वो माइनस, नेगेटिव इसलिए क्योंकि थीटा के अपोजिट में लग रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो माइनस एम जी एल साइन थीटा हो जाएगा। अब एक अगली इंपॉर्टेंट बात, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, लगभग 5 या 5 डिग्री से कम, तो हम साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं। तो टॉर्क हो जाएगा माइनस एम जी एल थीटा, ठीक है। और टॉर्क होता है आई अल्फा के इक्वल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर है बॉब का एम एल स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी बाय एल थीटा। और ये जो जी बाय एल है ये एक्चुअली में ओमेगा स्क्वायर है, तो इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी जी बाय एल। और एक तो ये प्रूव हो गया कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, इसका मतलब ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो हमने प्रूव कर दिया। और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर। ये तुम्हें ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला, खाली इस सारी कहानी में तुमको इतना ध्यान रखना है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, एक तो ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, और इसका टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी है, ठीक है। और इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी या लीनियर फ्रिक्वेंसी वो हो जाएगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल, क्योंकि ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। अब ठीक है, इस पर क्वेश्चन देखो कैसे बने हुए, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम्हें t इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। एक तो या तो डायरेक्ट आ जाएंगे, वो कर लेना, ठीक है। नहीं तो एक जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ इसने, मान लो एक बॉब में, एक बॉब था, वो हॉलो प्लास्टिक बॉल थी, उसमें वाटर भरा हुआ था, ठीक है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मान लो ऐसे, और नीचे अगर होल कर दें तो इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। इनमें से जो राइट ऑप्शन था ना, वो राइट ऑप्शन है, इसका टाइम पीरियड पहले तो देखो क्या होगा, मैं तुम्हें समझाता हूं। शुरुआत में जब पानी पूरा भरा हुआ तब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, जैसे जैसे पानी बहने लगेगा इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ जाएगा, फिर जब पूरा खाली होने लगेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा तो इसकी इफेक्टिव लेंथ बढ़ रही है, तो पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा, फिर टाइम पीरियड घटेगा, और फिर वापस पुराने जितना हो जाएगा, जो शुरुआत में था ना उतना जितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका राइट ऑप्शन था। तो यहाँ पर क्या बात का यूज हुआ कि टाइम पीरियड जो होता है वो लेंथ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड घटेगा। तो यहाँ तक बात हो गई। अगला एक और बताता हूँ।
अच्छा, जैसे यहाँ पर भी एक एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि जैसे अगर हम स्पेस में ले जाएंगे, सिंपल पेंडुलम को स्पेस में ले जाएं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब हमको पता है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। अब स्पेस में तो जी का वैल्यू 0 है, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब तुम जहाँ पर उसको छोड़ोगे वो वहीं पर रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं, तो उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। सॉरी। ऐसे ही तुमसे पूछ सकता है कि मान लो सिंपल पेंडुलम को हम अर्थ के अंदर ले गए, सेंटर पे ले जाओगे तो भी टाइम पीरियड इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर जी कितना है, 0। अगर यहाँ पर किसी जगह पर ले जाते हो तो डेप्थ पर जो जी होता है वो सरफेस वाले जी का कम होता है। तो देखो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। अगर जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, इसका मतलब टाइम पीरियड अर्थ के अंदर ले जाने पे भी बढ़ जाता है, और अर्थ सरफेस पर ऊपर भी ले जाओगे, हाइट पर भी जो जी होता है वो सरफेस वाले जी का कम होता है, तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड बढ़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें दो फैक्टर ध्यान रखने हैं। एक तो टी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम। देखो मैं मान लो एक के फोर्स कांस्टेंट की स्प्रिंग ले लेता हूं। अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ में है। ओके, देखें अब हम एक और जो सिस्टम ले रहे हैं जिसमें पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ऐसा एक सिस्टम है जिसमें हमने एम मास के पार्टिकल को एक के फोर्स कांस्टेंट की स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, और सपोज अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ में है ना, ये यानी ये मीन पोजीशन हो जाएगी। अब मैं मीन पोजीशन से इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। मान लो मैंने इसको कहीं ए डिस्टेंस तक एक्सटेंड करके छोड़ दिया था, अब मैं इसको छोड़ दूंगा, मैंने टी इक्वल टू 0 टाइम पर इसको रिलीज कर दिया। मान लो टी इक्वल टू टी टाइम पर ये अपनी मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस दूर है, तो इस वक्त रेस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो -kx हो जाएगा। तो पार्टिकल पर जो नेट नेट फोर्स लग रहा है इट इज इक्वल टू -kx। तो यहाँ से क्लियर है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू इट, तो इट मीन्स इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये प्रूव कर दिया हमने। अब फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू हो जाएगा -k/m/x। तो यहाँ पर ये ओमेगा के डायमेंशंस हो जाएंगे, ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k/m आ जाएगा। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k आ जाएगा। तो तुम्हें ये वाला रिलेशन याद रखना है, ठीक है। और लीनियर फ्रिक्वेंसी 1/t होती है, तो ये हो जाएगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k/m। ओके, तो इस तरह से हम देखो, ये हमने टाइम पीरियड देख लिया, ये हमने एंगुलर फ्रिक्वेंसी देख ली, और ये हमने लीनियर फ्रिक्वेंसी देख ली। देखो अभी एक तो ज़्यादातर संभावना है कि बस इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस तुम्हें क्वेश्चन आ जाएंगे और उससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक दो बस प्रिकॉशन के लिए हमें इसमें थोड़ा सा जो जैसे पुराने टाइम पे क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, उसके बारे में भी तुम्हें बता देता हूँ। इससे पहले एक थ्योरी और समझो तुम। मान लो ये तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, फोर्स कांस्टेंट के, और इसकी नेचुरल लेंथ L0। इसका जो फोर्स कांस्टेंट होता है ना वो इसकी नेचुरल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स लेंथ डबल कर दोगे तो फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा 2 टाइम से, लेंथ अगर हाफ कर दोगे तो फोर्स कांस्टेंट डबल हो जाएगा। यानी छोटी लेंथ
फोर्स कांस्टेंट बड़ा, अगर बड़ी लेंथ तो फोर्स कांस्टेंट कम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक टाइप के क्वेश्चन आए हुए तुम्हारे पास कि मान लो कोई स्प्रिंग है, उसको तुमने 2:3 के रेशो में कट कर दिया। हमने स्प्रिंग को 2:3 के रेशो में कट कर दिया और दो अलग अलग टुकड़े बना लिए हमने ऐसे। तो हर एक का फोर्स कांस्टेंट कितना ये बताना है। तो ऐसा इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करो, स्प्रिंग के उतने टुकड़े कर दो, जैसे 2+3 है तो टोटल 5 इसके हम पीसेस कर देंगे, 2 3 4 5 है ना, 5 टुकड़े कर दिए। अब अगर तुम उसको 5 पीसेस करते हो तो यानी तुमने लेंथ को 1/5 कर दिया, तो हर एक का फोर्स, जैसे इसका फोर्स कांस्टेंट के है, तो अगर तुमने नेचुरल लेंथ 1/5 कर दी तो फोर्स कांस्टेंट 5 के हो जाएगा। हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट 5 के हो जाएगा। अब तुमने शुरुआत में 2 हिस्से जोड़ दिए तो उतने टाइम्स कम हो जाएगा, तो 2 टाइम्स कम हो गया, और 3 अगर कंपोनेंट जोड़ दिए तो 3 टाइम्स कम हो जाएगा। तो यानी इस हिस्से का फोर्स कांस्टेंट है 5k/2 और इसका है 5k/3 है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जिस भी रेशो में डिवाइड करता है उसको ऐड कर दो, उतने इक्वल टुकड़े कर दो, उतने टाइम्स हर एक का हो जाएगा। फिर जितने ऐड करने हो उतना टाइम्स कम कर दो। ठीक है, इस तरह के। अब तुमको एक और कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग भी समझना है। अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ है ना, इसको अभी हमारे पास टाइम नहीं इसको ड्राइव करने का। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो स्प्रिंग अगर इस तरह से जुड़ी हुई है, एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट K1, इसके साथ दूसरी स्प्रिंग हमने ऐड कर दी सीरीज में। ठीक है, अब इसका जो नेट फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा ना इफेक्टिव, वो हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। सीरीज में अगर हम ऐड करते हैं तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि लेंथ बढ़ गई ना यहाँ पे। इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है कितने भी टर्म तक। दूसरा, अगर पैरेलल में हो, तुमको कैसे पता लगेगा पैरेलल में? देखो सीरीज में है ना, फोर्स कॉमन होता है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होता है। पैरेलल में इनका जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन सेम होगा लेकिन फोर्स अलग अलग होगा। जैसे अगर तुमको अगर स्प्रिंग ऐसे दी जाए, दो स्प्रिंग ऐसे है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या मान लो ऐसे दिया जाए तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, और ऐसे मान लो तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव होता है ना, तो वो एडिशन से हो जाता है सीधा सीधा। इसमें ना स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो ये तुम्हें दो कॉम्बिनेशंस के डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। मैं अब तुम्हें जैसे दिखाता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तुमको कि एक स्प्रिंग ऐसे, एक स्प्रिंग ऐसे, एक मास यहाँ पर और एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट की हुई है। इसका फोर्स कांस्टेंट के, इसका 2k और इसका 3k। एक मिनट, थोड़ा आसान करने के लिए मैं इसको मान लेता हूँ, ये है 3k, ये है 6k और ये मान लेते हैं 2k। ठीक है, ऊपर की ये दो स्प्रिंग देखो, ये दोनों सीरीज में है और इनके साथ ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तो पहले सीरीज वाली का इफेक्टिव निकालो। तो सीरीज का इफेक्टिव 1/3k प्लस 1/6k, एलसीएम आ जाएगा 6k, यहाँ 2 + 1, तो ये 1/2k, मतलब इन दोनों का इफेक्टिव हो जाएगा 2k। अब 2k और 2k पैरेलल में है तो इसका फाइनल हो जाएगा हमारे पास, फाइनल इफेक्टिव। ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में तुम्हारे पास फॉर्मूला लगेगा 2k + 2k मतलब 4k। अगर इस सिस्टम का अगर वो तुमसे टाइम पीरियड पूछता तो तुम m/4k बता देते। ठीक है, हालांकि इस तरह के आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आए तो डायरेक्ट तुम ऐसा कर सकते हो। थर्ड सिस्टम जो हम ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन में देख रहे हैं वो है क्यूबॉइड ऑन फ्लूइड।
मान लो वाटर सरफेस पर एक क्यूबॉइड ले लेते हैं जो वाटर में फ्लोट हो सकता है, यानी जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है। तो ऐसा एक क्यूबॉइड ले लो, इसकी मान लो टोटल हाइट h है, टोटल हाइट h, लेंथ कैपिटल L और ब्रेथ कैपिटल B है। और मान लो ये फ्लूइड के अंदर स्मॉल h हाइट तक सबमर्ज है, स्मॉल h हाइट तक ये सबमर्ज है। तो हम फ्लूइड ले लेते हैं, ये मान लो यहाँ तक है ना। रुको थोड़ा 3D इफेक्ट दे देते हैं इसको, डायग्राम को। ठीक है, ये यानी यहाँ तक सबमर्ज है, ये रहा। ठीक है, अब सुने, मैं मान लेता हूँ फ्लूइड की डेंसिटी रो है और इसकी डेंसिटी सिग्मा है। ठीक, अभी देखो इनिशियली इसका वेट जो है इट इज़ बैलेंस बाय बॉयंट फोर्स। तो ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल टू बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स होता है लिक्विड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड। और अगर तुम्हें सब्सटेंस का वेट निकालना है तो इट इज सब्सटेंस का मास इनटू जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस उसका मास इनटू जी। तो जी से जी कैंसिल कर दो, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम देखो इसका है लेंथ ब्रेथ और हाइट, और देखो कितने वॉल्यूम का लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, लेंथ ब्रेथ और इनटू हाइट सबमर्ज, है ना। तो तुम्हारे पास आ जाएगा एच सिग्मा इक्वल टू एच रो। ठीक, एक तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, नंबर वन। और नंबर टू, अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस और करो। मान लो तुम इसको है ना ऊपर से थोड़ा प्रेशर करके इसकी अब तुम एच प्लस वाई हाइट और सबमर्ज करा दो। अब ये जो एक्स्ट्रा वाई हाइट का जो लिक्विड जो वाई हाइट की वजह से जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हुआ है वही रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो कितना लेंथ ब्रेथ और वाई हाइट का इतना वॉल्यूम, इतना डेंसिटी इनटू जी, तो इतने वेट का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स लगा वही अब ऑसिलेशन इसको कराएगा। ठीक है, तो अब फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास अगर हम इसका निकालेंगे तो वॉल्यूम मतलब एल बी एच इंटू डेंसिटी इंटू ए इक्वल टू माइनस एल बी जी रो वाई। ठीक है, एल बी से एल बी कैंसिल कर दो, तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा माइनस रो जी अपॉन एच सिग्मा इंटू वाई। अब तुम देखो एच सिग्मा की वैल्यू एच रो रख सकते हो, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस जी, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन एच वाई। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये जो आए ना जी बाय एच, हमारे पास आ गया ए इक्वल टू माइनस जी बाय एच इंटू वाई। ये है ओमेगा का स्क्वायर रूट, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एच बाय जी आ जाएगा। तो ये जितनी हाइट उसकी सबमर्ज थी वो अपॉन जी कर लेना, तो तुमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी कि आ जाए तुम्हारे पास बोर्ड में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा, सीधा कर देना, जितना उसकी सबमर्ज हाइट है ना वो अपॉन जी से आ जाएगा। एक और तुम्हें सिस्टम बताता हूँ, फ्लूइड इन यू ट्यूब। मान लो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की यू ट्यूब है तुम्हारे पास। ठीक है, मान लो इसमें ग्राउंड से कैपिटल एच हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ था जिसकी डेंसिटी रो है।
तो अभी मैं इसका अगर टोटल मास देखूं फ्लूइड का, वॉल्यूम वॉल्यूम अगर इसका ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया हम ए मान लें तो ये डबल ऑफ एच ए हो जाएगा ना। एक तरह का सिलेंडर है, नीचे वाले को मैं कंपेयर निगलेक्ट कर रहा हूँ इस बेंडिंग को। तो तुम्हारे पास ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, और ये दो साइड में है इंटू डेंसिटी, तो ये हो गया मास इस फ्लूइड का। अब क्या करो, इस एंड से एयर को ब्लो करो। एयर ब्लो करने से मान लो तुमने इसको वाई डेप्थ तक नीचे कर दिया, तुमने इसको नीचे नीचे कितना गिरा दिया, वाई डेप्थ तक, तो ये वाई डेप्थ ऊपर भी बढ़ेगा। तो अभी तुम्हारे पास जो फ्लूइड है, ये देखो, ये जो टोटल 2y की हाइट का जो फ्लूइड है ना, वही बेसिकली एक फोर्स बनाएगा जिसकी वजह से ये लिक्विड ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा ना, वो ये 2y हाइट का जो फ्लूइड का कॉलम का वेट है वही बनेगा। तो भाई देखो, तुम पहले वेट निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास, और इंटू जी ये हो गया वेट। तो भाई इतने वेट का जो तुम्हारे पास लिक्विड कॉलम है वही रेस्टोरिंग फोर्स बना रहा है। रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू होता है मास, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो 2a रो जी इंटू वाई ये हो जाएगा। मास इसका हमने निकाल रखा था 2h a इंटू रो इंटू ए इक्वल टू माइनस 2a रो जी इंटू वाई। देखो 2a से 2a कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी अपॉन एच जी। अब तुम फिर से ध्यान से देखो, जितनी हाइट का लिक्विड कॉलम था ना वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ओमेगा इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एच, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एच अपॉन जी, और लीनियर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एच। देखो यहाँ पे भी ना सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वो तुम डायरेक्ट ऐसा कर देना, जो जितने हाइट का कॉलम है ना वही हाइट अपॉन जी का स्क्वायर रूट करके इंटू 2 पाई करके इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ सिस्टम्स की बात कर ली। हाँ, एक सिंपल पेंडुलम में और एक क्वेश्चन बना सकता है, वो देखो, हालांकि चांसेस कम है क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं तुम्हें सिंपल पेंडुलम का एक केस बस और बताऊंगा। सिंपल पेंडुलम हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल केस और समझ लो। ये जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम है, ये जिस पॉइंट से सस्पेंडेड है, अगर वो पॉइंट वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल से ए एक्सेलेरेशन पे अगर मूवेबल है, तो तुमको क्या यहाँ पर एक सूडो फोर्स लग जाएगा एम ए, और एम जी यहाँ पर लग रहा था, और ये हो जाएगा अल्फा एंगल। अब जो नेट इफेक्टिव एक्सेलेरेशन है ना इसका, वो सूडो फोर्स की वजह से भी आ गया, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 AG कॉस अल्फा, है ना। ये तुमको यूज़ करना होगा इफेक्टिव एक्सेलेरेशन में। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था ना इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई L/G, तो वहाँ पर ये जो जी है ना, जी, इसकी जगह इफेक्टिव एक्सेलेरेशन हमको यूज़ करना होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें। मान लो एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली में एक सिंपल पेंडुलम है, एम मास का बॉब है, वो सस्पेंडेड है, और ये ट्रॉली ए एक्सेलेरेशन से जा रही है। तो अब देखो वहाँ पर जो हमने सीखा था ना कि तुम्हारा अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अल्फा एंगल से ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो यहाँ पर देखो अल्फा हमको आइडेंटिफाई करना होगा। अल्फा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड हो जाएगा ना, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, सीधी सी बात ध्यान रखना है, सीधा सीधा आ सकता है। तो ये तो हो गया जो हमने सिस्टम की बात करी थी, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो सकते हैं। ये फॉर्मूले तुम जो इंपॉर्टेंट बताया बस ये ध्यान रख लेना। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसका, फ्री डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात करता हूं मैं फ्री की। फ्री ऑसिलेशन हम किसको बोलेंगे?
एक काम करते हैं, कंपैरिजन टेबल ही बना लेते हैं, उसमें सीधा सीधा चला जाएगा। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं फ्री, फिर ले लेते हैं डैम्ड, और फिर ले लेते हैं फोर्स। मैं तुम्हें पहले एक बार ब्रीफ में समझा दूं कि ये है क्या चीज़, फिर हम इस टेबल पे चले जाएंगे। सुने, जैसे मान लो मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया, उसके बॉब को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। अगर मैं किसी भी तरह के फ्रिक्शन फोर्स हटा दूं, जैसे एयर फ्रिक्शन हो गया या थ्रेड के सस्पेंशन पॉइंट पे कोई फ्रिक्शन है, तो ये बॉब, देखो कोई भी सिस्टम को तो तुम डिस्प्लेस करके छोड़ते हो ना, वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, अभी जो भी हमने ड्राइव करी ना वो सब नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। तो सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से लगातार इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा। तो ऐसे को तो हम बोलेंगे फ्री ऑसिलेशन। अब अगर अभी हम रियलिस्टिक कंडीशन की बात करें, तो अगर मैं किसी बॉब को छोड़ता हूँ तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। वो स्टार्ट तो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से करता है, लेकिन एक डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी की वजह से धीरे धीरे उसका ऑसिलेशन रुक जाते हैं। तो ये हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन तुमने देखा होगा कुछ पुराने टाइप की घड़ियाँ जिसमें पेंडुलम लगातार चलता रहता है, या अभी भी ऐसा होता है, तो इसकी जो एनर्जी खर्च हो रही है, या मैं उसको एक एक फोर्स लगा दूं, एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी वाला फोर्स लगा दूं, तो उस फोर्स फ्रिक्वेंसी से ये चलता रहेगा। तो अब ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से नहीं ऑसिलेट करेगा, ये फोर्स की फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ओके, तो ये फोर्स ऑसिलेशन हो गया। तो सबसे पहली बात, मैं फ्री किसको बोलूं? जब सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करे। डैम्प्ड कब बोलूं? वो स्टार्ट तो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से करे, उसकी फिर धीरे धीरे डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी आए और उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए और अल्टीमेटली रुक जाए। फोर्स, इसमें सिस्टम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से फोर्स फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। तो मेन बात तो ये है कि यहाँ पर सिस्टम ऑसिलेट विथ नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जो भी अभी हमने जैसे वो बॉब की निकाली, टी इक्वल टू 2 पाई, वो जो 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी/एल, वो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी। यहाँ पर वो स्टार्ट तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी से चलने लगता है। इसकी डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी इसकी डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, वेयर गामा इज इक्वल टू B/2m। ठीक है, डैम्पिंग फोर्स की वजह से आता है। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है फोर्स फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम होता जाएगा। A0 इसका मैक्सिमम था, -B/, एक मिनट यहाँ पर है ना, गामा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, B/2m, BT/2m। ठीक है, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। अगर इसका इक्वेशन देखो तो md² y/dt² प्लस ky = 0। यहाँ पर एक डैम्पिंग फोर्स और आ जाता है, प्लस b/dy वेलोसिटी होगी ना, प्लस ky = 0। ठीक है, यहाँ पर md² y/dt² प्लस b/dy प्लस ky = f0 cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा जो है वो फोर्स फ्रिक्वेंसी है। ठीक है,
और इसमें हमको क्या ध्यान रख सकते हैं? ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। तो ये हो गया भाई फ्री, डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन। अगली बात है रेजोनेंस की। मैं तुम्हें एक फिनोमिना से समझाऊंगा इसको। तुम क्या करो, एक स्ट्रिंग ले लो, उसको दो सस्पेंशन पॉइंट से रिजिडली टाइट कर दो। तो हमारे पास एक मेटल की स्ट्रिंग है, उसको हमने दो एंड से सपोर्ट से टाइटली वाइंड कर दिया। एक सिंपल पेंडुलम लो। तुम्हें पता है सिंपल पेंडुलम की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 1/2πg/L होती है। तो तुम देखो, ये खाली लेंथ के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ ना अलग अलग लेंथ के सिंपल पेंडुलम ले लेता हूँ, तो इसका मतलब अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हो गए। ठीक है, इन सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, यानी सबकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी अलग है। लेकिन मैंने एक जो सिंपल पेंडुलम लिया वो ठीक इस पहले वाले के लेंथ का लिया है। ठीक है, बाकी मैं फिर अलग अलग लेंथ के ले रहा हूँ, ऐसे मैंने ले लिए। ठीक है, अब क्या करो, तुम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले बॉब को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दो। ये ऑसिलेट करने लगेगा, ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। धीरे धीरे वो वाइब्रेशन इस स्ट्रिंग के थ्रू सभी में पहुंच जाएंगे, तो सभी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, ये मान लो ये बी वाला, ये ए, एक मिनट इसका नाम हम रख लेते हैं बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ये जो डी वाला है ना, डी वाले की नेचुरल फ्रिक्वेंसी ए वाले की नेचुरल फ्रिक्वेंसी जैसी थी। तो अब ये जो देखो, ए वाला तो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। उसने इन सभी को, ये जैसे ही स्टार्ट होंगे ना तो सब अपनी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हैं फोर्स फ्रिक्वेंसी। जो ए वाले की फ्रिक्वेंसी है वही सबको अडॉप्ट करनी होगी। तुम देखोगे कि डी वाला, इन सब ये सब ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन डी वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई। तो जब किसी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, यानी कोई अप्लाइड फ्रिक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। तो सिस्टम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बेसिकली क्या है? व्हेन applied frequency matches with the natural frequency of the system, then system oscillates with maximum amplitude and phenomena is known as resonance. देखो, इसी फिनोमेना की वजह से जब आर्मी मार्च करती हुई जाती है, तो जब वो ब्रिज से जा रही होती है, तब उनका जो मार्च को ब्रेक करना पड़ता है। क्योंकि अगर सभी सोल्जर्स उनके जब एक साथ पाँव नीचे पड़ेंगे तो जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, अगर वो पुल की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई तो पुल कोलैप्स हो सकता है। ऐसे तुमने देखा होगा कई सिंगर है ना, जो ग्लास के जो जो आपके ग्लास के होते हैं, बाउल्स या कोई भी ग्लास ले लो, तो वो अपनी साउंड से तोड़ देते हैं। तो क्या है कि इस जो तुम्हारा ग्लास बना हुआ है उसकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। अब अगर उसी फ्रिक्वेंसी का साउंड अगर हम प्रोपोगेट करेंगे तो इट विल ऑसिलेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और वो क्रैक होकर टूट जाएगा। यही वजह कि कई बार जब अर्थक्वेक आता है, जो शॉक वेव आती है, अगर उस शॉक वेव की फ्रिक्वेंसी बिल्डिंग की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया भाई तुम्हारे पास जो चैप्टर है, और इसके इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें लोकेशंस बता दिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो होप कि आप अपनी नीट में इस चैप्टर का जो भी मैंने पढ़ाया इसका फ़ायदा उठाएंगे
और अपने नीट के स्कोर को अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।